आगे जाएं कि ना जाएं, हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, छुट्टियां मिल नहीं रही हैं, मैनेज कैसे करेंगे, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर एंड यू टेक इट फ्रॉम मी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, दोज हु आर एट सम लोअर लेवल, मे बी बैंकिंग, मे बी एसएससी, मे बी स्टेट सर्विसेज, लेकिन डरते हैं इस बात से कि यार सिविल सर्विसेज के लिए इतना टाइम कौन निकालेगा, है ना, अगर नहीं हुआ तो फिर इंसल्ट हो जाएगी, सारे कोलीग लोग जो है वो पता नहीं क्या कहेंगे, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन पोटेंशियल बहुत है, हल्का सा भी अगर आप रिस्क लेते हो, नौकरी तो आपकी जा नहीं रही, परेशान क्यों हो रहे हो, और स्टेक्स हाई होंगी तो फिर उस हिसाब से आपको करना भी पड़ेगा। तो दिस इज अ मैसेज इन जनरल फॉर दोज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड समवेयर, लेकिन वो घबराते हैं। हल्का सा रिस्क है, इतना बड़ा भी नहीं है कि आप लोग जो है वो ना लें। अगर आप एसएससी पास कर सकते हैं तो मतलब जीएस का एक बेस तो बना ही चुके हैं, ठीक है। सो आशुतोष ने जब मेरे को कॉल किया, मैंने उसको कहा कि भैया मैं चाह रहा हूं कि जो स्ट्रगल है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, बच्चों के सामने, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड हिम कि भाई तुम आज टाइम दो। ही सेड कि मैं 1 बजे के बाद आजकल फ्री हो जाता हूं, सो दैट्स व्हाई वी फिक्स्ड अप दिस टाइम एट 3 o'clock, ठीक है। एंड आई थिंक फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। यस, सो ओवर टू आशुतोष। वो वेब से ही है, he is there in MP only. For the first time we are experimenting with the web seminar kind of thing. हाँ जी सर, अभी हो जी विजिबल। यस सर, यू आर विजिबल। Congratulations sir. Congratulations sir. Congratulations sir. Congratulations sir. Congrats. Congratulations sir. आशुतोष जी आपको कह रहे हैं सब लोग, उनका माइक म्यूट है सर। Thank you sir. Thank you sir. हाँ Thank you so much everyone. Thank you. And sir, first I would like to take your blessing sir. ये ओकेजन ऐसी है कि सर वहाँ पे आके डायरेक्टली आपके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा, तो सर वर्चुअली चरण स्पर्श करना चाहूंगा सर। एंड लाइक क्लियरिंग यूपीएससी सर, इट इज ऑल्सो ड्रीम टू गेट योर सिक्का, तो सर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट सर। जब आपके पास मिलना होगा तो सर मैं आपसे कॉइन जरूर। It is safe, don't worry. जी सर। Whenever you are here, you'll get it. जी सर, थैंक यू सर। सर यस सर। हेलो सर। हाँ, you So should we start the session sir? they'll ask you. Yes sir. Your journey, you Yes, sir. know about? हिंदी अंग्रेजी मिक्स। जी सर, shall we start sir? हाँ जी सर, ओके। हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो सर। आपको आवाज आ रही है सभी लोगों को? आवाज सर आ रही है। Yes sir. Yes. तो जैसा कि सर ने ब्रीफ डिटेल आप लोगों को बताई, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था एंड दिस वाज माय 4th इंटरव्यू, तो एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। लकीली फॉर मी मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में स्विच किया अपनी जॉब के साथ में, एंड दिस टाइम आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जाम। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आई हैड ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, और मुझे यही रियलाइज हुआ कि इस ऑप्शनल के साथ मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, बिकॉज माय मार्क्स फ्रॉम द फाइनल मेरिट लिस्ट वर ओनली 10-12 मार्क्स लेस देन द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑलवेज। आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स इन अदर जनरल स्टडी papers except for my option, and I was stuck in that cycle. I began my preparation while I was working in Ericsson, a private company in Noida. So after completing my graduation in 2012, I started working there, and along with the job, I started preparing for UPSC. And being an engineer, geography came naturally to me because I thought it is a very scientific subject and it would be easier to prepare this optional subject. So I started off with geography subject in 2013. And in my first attempt, I cleared the
prelims, I appeared for the mains, but I could not get to the interview. And in my next attempt, that too along with a job, I appeared again. And this time I was able to clear the mains, appear for the interview, missed the final list. So that was 2014 UPSC. So that was the cycle. Once it started, it broke only in 2018 when I switched the optional subject. तो क्या होता था कि फाइनल रिजल्ट आता था, फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी, आई कुडंट फाइंड माय नेम, और तब तक ये पता नहीं होता था कि आपके ऑप्शन में मार्क्स कितने हैं. तो यू डोंट गेट एन ओवरऑल पिक्चर कि आपके क्या स्कोर आ रहे हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. तो यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रेटजी. एंड बिफोर दैट यू ऑलरेडी फिल योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम. So that was what happening with me. So I appeared again. I appeared for the interview again 3 times. I couldn't clear it. In 2017, which was my last attempt before this, I did not appear for the 2018 CSE. 2017 exam I appeared last, and I appeared for the interview, and I could not make it to the finalist again. At that time, I decided I will take a break from the exam, and if I want to appear again, because by the time I also got selected into state services, and I got a decent post of DYSP. Currently, I am posted at Gwalior as a Deputy Superintendent of Police. So I started my preparation. After that, taking a break, I looked for optional because I realized this was the area where I was performing the least in all the attempts. So again, I went through some of the optionals. Anthropology, in the beginning of my preparation also, I was thinking about anthropology, but I thought it is a subject which usually, those who have studied biology can only take. So I was having that picture in mind. And one part is core biology, one part is extreme humanities. So you feel, on the surface, you feel that कि ये या तो biology वाले या फिर humanities वाले अच्छे से कर पाएंगे. But जब मैंने अच्छे से syllabus पढ़ा, फिर मैंने कई सारे toppers के वीडियो देखे, वैद सर के कुछ YouTube पे काफी सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स डले हुए हैं, वो मैंने ये रियलाइज हुआ कि ये ऑप्शनल में ले सकता हूँ. कई लोग सेपियंस बुक भी रिकमेंड करते हैं कि एक बार वो बुक पढ़ के इंटरेस्ट हम देख लें कि हमें आ रहा है या नहीं. तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई सब्जेक्ट एंड आई डिसाइडेड टू टेक anthropology as my option. Luckily, at the same time, I also got married. And my wife was also having history option earlier. She also wanted to switch, and we both decided that we will switch to anthropology optional. And luckily for me, again, my SP sir gave me leave for 1 or 2 months. Just a minute. Internet में कुछ आवाज कट रही है. Is it because of speed, or you can do something where ये disturbance ना हो इंटरनेट में? वाईफाई है क्या वहाँ पे? से ही कर रखा है सर. तो अभी ठीक आ रही है सब लोगों को? हाँ, अब ठीक है. आ रही? थोड़ा स्पीड ओके स्लो कर लो. सर बीच में शायद नेटवर्क थोड़ा इशू है. हाँ, जी सर, जी सर. हाँ, अभी क्लियर आ रही है सबको? Yes, sir. Now it is clear. So, okay. So both of us, my wife and myself, we started with anthropology optional. And the first thing came to my mind is to somehow attend Ved sir's lecture. तो लगभग लास्ट ईयर 2018 नवंबर में मैंने सर से फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट किया. द बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. सर सेड की लेकिन हम आपको अकोमोडेट करेंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन सर्विस और छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है. तो थैंकफुली सर अकोमोडेटेड मी वन ऑफ द बैचेस. सो दिसंबर में मैं छुट्टी लेके आई वेंट टू दिल्ली और दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में स्विच किया और मैं सर के पास वहाँ पे क्लास लेने के लिए जा पाया. थोड़े कुछ लेक्चर्स हो चुके थे सर ने, उसके भी मुझे कुछ लेक्चर्स तो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी अवेलेबल थे. सर ने नोट्स भी सबसे बच्चों से प्रोवाइड करवा ही दिए थे. तो देन आई स्टार्टेड विद एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल. और सर जितनी क्लैरिटी से सब्जेक्ट को सर पढ़ाते हैं तो आपको एंथ्रोपोलॉजी रियलाइज होने लग जाता है कि बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ना डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि इट इज अ होलिस्टिक स्टडी, स्पेस और टाइम में है. तो एंथ्रोपोलॉजी का जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको सर से मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ने के साथ हमें समझ में आने लग जाता है. मुझे समझ में आने लग गया था कि ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की डिमांड क्या है. इट इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट
जैसे आप बायोलॉजी वाला एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं, आप है ना आर्कियोलॉजिकल पार्ट भी पढ़ते हैं, सोशो कल्चरल पार्ट भी पढ़ते हैं। तो जैसे हमें जीएस के लिए बताया जाता है कि सब कुछ ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, तो एंथ्रोपोलॉजी मुझे ऐसा ही लगा कि इसमें ऑल इंक्लूसिव एक होलिस्टिक पिक्चर मांगता है। दैट पर्सनली जो मुझे लगा, सर ने पढ़ाया भी जिस तरह से कि कॉम्प्रहेंसिव व्यू मांगता है, तो ये सब्जेक्ट इसलिए मुझे और इंटरेस्टिंग लगता गया। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन विद along with सर, बट वही जैसे कि मेरी छोटी सी लिमिटेशंस थी, इसके साथ भी मैं पूरी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया और बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो गया था व्हाट्सएप की वजह से। लेकिन जो सर ने जो कहते हैं ना, जितनी क्लैरिटी, जितनी इजीली कोई टॉपिक आप समझा सकते हो, मतलब ये समझ में आ जाता है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया है। तो सर इतना इजीली वो टॉपिक समझा देते थे कि लगता था कि बस इतना सा ही है इस टॉपिक में, जो देख के इतना डिफिकल्ट लगता था, सर उसको बहुत ही क्लैरिटी से और बहुत ही इजी वर्ड्स में समझा देते हैं। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइमेट की डेफिनेशन है, सर ने एक बार पढ़ाने से भी, जो सर पढ़ाते हैं कि अम्बुइकुलेट, क्लेविकुलेट, प्लेसेंटल मैमल, वो डेफिनेशन सर के पढ़ाने से इतनी मेमोराइज हो जाती है, फिर आपको बाद में बुक से भी नहीं पढ़ना पड़ता। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, कितनी छुट्टी मिले ये ना मिले ये चीज क्लियर नहीं थी। तो मैंने सर की क्लासेस जितनी हो पाई उतनी अटेंड की। उसके बाद सर जो वीडियोस डालते थे यूट्यूब पे, वो भी मैंने देखे। सर ने उस समय तो मैं ग्रुप में हुआ था, तो सर लेटेस्ट जो भी हैपनिंग्स होती थी, करंट अफेयर्स, वो सब भी शेयर करते रहते थे। तो आई वाज लकी कि ये सब का मैं फायदा उठा पाया। और आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद मैंने जब प्रीलिम्स दिया, तो प्रीलिम्स आई अपीयर्ड फ्रॉम माय होम टाउन, जो मेरी पोस्टिंग थी वहां से मैं प्रीलिम्स में अपीयर हुआ। आफ्टर दैट आई अगेन फॉर मेंस आई केम बैक टू दिल्ली, और जो मेरे गैप्स रह गए थे, काफी सारे गैप्स रह गए थे, कुछ टॉपिक्स बहुत थोरोली प्रिपेयर हो गए थे, लेकिन कुछ टॉपिक जो सर से नहीं पढ़ पाया था वो मेरे थोड़े से उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए थे। वो मी एंड माय वाइफ वी केम टू दिल्ली, और वहां पे हम दोनों ने मिलके उन सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में उन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया। तो एक एक टॉपिक जो भी थे, वी वेंट थ्रू दी सिलेबस थोरोली, है ना, लाइक शुड ट्राई टू मेमोराइज द सिलेबस। जो भी हमारा ऑप्शन का सिलेबस है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से उसको देख लें, 2-3 बार देख लें, उसको एक मेमोराइज कर लें, पूरी पिक्चर बना लें कि ये टॉपिक में क्या है, ये पार्ट में क्या है। और फिर साथ में हम क्या करें कि हम सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देख लें, उनको एनालाइज कर लें कि एक एक टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। दिस टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप ये एनालाइज करते हो, देन यू रियलाइज कि आपकी प्रिपरेशन में क्या गैप्स हैं। कुछ टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं होंगे, कुछ टॉपिक में आपको क्लैरिटी कम होगी, कुछ टॉपिक में ऐसा होता है कि आपने पढ़े हैं लेकिन यू डू नॉट हैव इनफ कंटेंट टू राइट इन दैट टॉपिक, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द गैप्स। तो लकीली अकेले कर पाना ही बहुत मुश्किल है, तो मेरी वाइफ और हम दोनों मिलके वी यूज्ड टू प्रिपेयर। अच्छा, क्लियरली ऑडिबल नहीं है, एक बार मैं तो वीडियो ऑफ करके देखता हूँ। अभी 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 आवाज ठीक से आ रही है? अभी शायद मेरे ख्याल से ठीक आ रही है आवाज। बेहतर है। जी जी। तो जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को कि फिर मेंस वाले ड्यूरेशन में मैं दिल्ली में आया, और उस समय मैंने जो भी गैप्स थे हमारे वो फिल किए, करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग किया, और उसमें सर के जो भी रिसोर्सेस होते थे उनकी काफी मुझे हेल्प मिली। सर से बीच में मैं मिलने भी आया था, मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस ड्यूरेशन में। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और फाइनली लकीली फॉर मी 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया, आई वाज एबल टू फाइंड माय नेम इन माय लिस्ट। अगर मैं अभी मतलब मैं चाहूंगा कि आप लोग जो क्वेश्चंस हों वो करूंगा। ये मैं ब्रीफ एक आपको एक पिक्चर देना चाह रहा था कि कैसी मेरी जर्नी रही, और इसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, मैं जो भी मेरे पास आंसर बनेंगे तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड नाउ? Hello sir. Hello sir. My first and last question is, hello sir, I am Akash here. Are you? Okay. Am I audible? Sir, a very warm congratulations to you. Yeah, for you your are audible. success. Please continue with the question. A very warm congratulations for your Thank you success. so much. Sir, मेरे को apart from your optional subject, मेरे को एक ही चीज पूछना था कि आपने आपकी
फुल जर्नी में 3-4 इयर्स वट एवर इट शुड बी, तो सर आपने कहाँ, आपको लगा कि मेजर थिंग्स है कि आपको कहाँ लगा कि आप लैग कर रहे हो, कि आपने लैकिंग्स ये चीज अगर नहीं की होती तो मेरा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता, ऐसा क्या आपने हमको लगा होगा अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इनफैक्ट मैंने जब 2013 में क्वेश्चन प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो एक जो मुझे लगता है मैंने जो सबसे पहली मिस्टेक ये करी कि विदाउट गुड प्रिपरेशन आई वेंट इनटू द एग्जाम। और यहाँ पे एक ये मतलब मेरे पार्ट में मुझे लगता है जो पहली मिस्टेक थी ये थी, क्योंकि मैंने सोचा चलिए एग्जाम दे के देखते हैं, फिर क्या आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो मैं 2013 में पहली बार जो पैटर्न चेंज हुआ था 2 ऑप्शनल से एक, तो उस पहले हमें एग्जाम का ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करना था। तो जैसे प्रीलिम्स होने के बाद वी हैड टू डिसाइड द ऑप्शनल, तो आई वेंट इनटू द प्रीलिम्स विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, और वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो आई वाज आफ्टर प्रीलिम्स व्हेन आई गॉट थ्रू, मेरा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं था, तो देन आई स्टार्टेड विद माय ऑप्शनल प्रिपरेशन। तो ये सबसे पहली मिस्टेक तो यहाँ हुई। तो मुझे जैसा सर भी हमें बताते रहते थे, लास्ट ईयर सर ने मुझे भी बोला था कि कम टाइम है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू यू टू कंप्लीट, और मतलब बहुत हो सके तो एक ब्रेक ले लो, उसके बाद ले लो। तो ये स्ट्रैटेजी जनरली आप लोगों के लिए बहुत बिगिनर के लिए इस तरह से सोचना चाहिए। जब तक हम थोड़ा सा अपने इसमें श्योर ना हो जाए, एक बार ऑप्शनल कंप्लीट ना कर लें, तब तक हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए एग्जाम में अटेम्प्ट देने की, क्योंकि फिर एक बार आप स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक अगेन। तो सबसे पहली तो मुझे लगता है कि इस जगह पे एक मिस्टेक हुई। दूसरी चीज, जो अर्लियर में स्टार्टिंग में मेरे जीएस में जो मार्क्स कम रहे, उसका रीजन मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक चीज जो करनी चाहिए, आजकल काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे यू गेट दी आंसर कॉपीज ऑफ टॉपर्स, प्रीवियस ईयर टॉपर्स, तो आप उन आंसर कॉपीज से यू शुड गो थ्रू वंस, है ना, आपको पता चलेगा कि हम कैसे ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं माय होल फोकस वाज ऑन प्रिपेयरिंग इन मोर डेप्थ एंड मोर टॉपिक्स। पहले जो मैं लाइक करता था, मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम अच्छा था मेरा, तो मैंने ये रियलाइज किया कि प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर कंटेंट। तो आपके आंसर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, आपके आंसर में कॉम्प्रहेंसिव लगना चाहिए, उसमें जो हमें बेसिक होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये वाला पार्ट हमारे इसमें आंसर में होना चाहिए। और जहां तक जिन आंसर्स में पॉसिबल हो, तो मैं यही कोशिश करता था बाद में कि आपके पॉइंट वाइज आंसर्स हों, जहाँ पे आप हो सकता है। ऐसा नहीं कुछ आंसर्स में आपको पैराग्राफ वाइज ही देना पड़ेंगे, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इजी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि जो इवेलुएट कर रहे हैं उनके लिए भी आपकी कॉपी इवेलुएट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। सो ये चीजें जो मैंने अपने आप में करेक्ट करी, मुझे लगा दिस टिप्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, am I able to answer your question? Thank you, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Nimesh Desai here, sir. Congratulations, sir. Sir, I had a general question about, sir, your current affairs strategy, sir. How did you cope up with your current affairs? Okay. In the last year, when you this last attempt, what was your strategy for current affairs? बिल्कुल, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के पेपर्स में, प्लस एंथ्रोपोलॉजी में भी कई बार रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक जो चीज है कि मुझे लगता है अपने नोट्स बनाने चाहिए, डीप नोट्स बनाने चाहिए। हम जैसे कोई भी सोर्स रेफर करते हैं, आई यूज्ड टू रेफर टू विजन आईएएस मैगजीन, उसमें पीटी 365 और मेंस के लिए मैंने रेफर किया था। और पॉसिटी ऑफ टाइम वाला फैक्टर भी था। अर्लियर अटेम्प्ट्स में मैं पूरे साल भर का न्यूज़पेपर पढ़ता था, बट इस बार उतना थरो नहीं रह पाया था। तो मैंने जितने समय मेंस के लिए रहा पर्टिकुलरली, तब तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं न्यूज़पेपर थरोली पढूं, पूरा अच्छे से पढ़ के उसमें से मतलब पूरा सब ध्यान देना चाहिए। पर मैं न्यूज़पेपर से बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि जनरली डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। वही चीज आप फिर कोई करंट अफेयर मैगजीन से भी पढ़ रहे हैं, और वही चीज फिर आप करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से भी नोट्स बना रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क काफी हो जाता है। तो मैं क्या करता था कि विजन अफेयर्स मंथली मैगजीन या फिर जो फाइनल मेंस के समय आती है, मेंस 365, उससे मैं अपने ब्रीफ नोट्स बनाता था।
तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के भी नोट्स थे। अब आप देखेंगे ना करंट अफेयर्स का पैटर्न जो 13-14 में था, 2013 में, वो करेंटली नहीं है। वो वाला जो पैटर्न था कि बहुत उस समय उसी साल के उस 6 महीने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे। अब क्वेश्चंस थोड़े वेग होते जा रहे हैं, थोड़े टॉपिक स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, और एकदम बिल्कुल इमीडिएट करंट अफेयर्स पे बेस नहीं है। 2-3 साल के कई बार करंट अफेयर्स टॉपिक है। सिर्फ Okay. करंट अफेयर्स जैसे जिस न्यूज में आते जा रहे हैं उसकी जगह आपको टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो इस साल मैंने क्या किया कि आप सिलेबस देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, तो आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। आप ऐसे करंट अफेयर्स वाइज नोट्स ना बनाएं। जैसे आप कोई भी विजन आईएएस का ऐसे वो मैगजीन का आप देखेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज डिवाइड होता है ना, 1.1 में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। मुझे आपका भी टॉपिक इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। और कई बार इन मैगजीन्स में भी जो कवर नहीं होता इनफैक्ट, बट आपको पता है कुछ चीजें न्यूज में लगी है, तो you tend to recall it and then you add that notes also in your concerned topic. तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स के नोट्स टॉपिक वाइज ज्यादा होना चाहिए। तो दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। मेरे पुराने कुछ नोट बने हुए थे, इस साल मैं उतना नहीं फोकस कर पाया, तो दैट आल्सो हेल्प। और जो करंट जो टॉपिक्स थे उनका मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए। तो दिस Okay, वाज sir. माय स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। तो सर वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जैसे कि इनसाइट्स है या आईएएस बाबा है, तो उधर करंट के बेस पर मतलब जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं, क्या वो आपने मतलब अटेम्प्ट किया था या ऐसा कुछ, मतलब इनिशियली जब आप जीएस का प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने अर्लियर अटेम्प्ट्स में मैंने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता था। और उससे दो फायदे होते हैं कि एक तो वो मोस्टली करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स आपका थरोली प्रिपेयर होते जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि उसमें और लोग भी अपने आंसर्स डालते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं, मतलब उसमें कंटेंट तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन आपको ये रियलाइज होता है कि किसी पर्सन की प्रेजेंटेशन इसमें और ज्यादा अच्छी है, तो वो पार्ट आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सर इसका ये ये काम फायदा आप काफी होता है। तो आप सर ये काम आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे थे क्या, जिस टाइम आपका नोट्स नहीं बना था या जब आप पढ़ना स्टार्ट किए थे किसी सब्जेक्ट को, कि वहां पर जाकर के इनसाइट से सवाल ले रहे हैं या फिर किसी किसी 2000 वेबसाइट पे जाकर के? मतलब ये वेबसाइट लगभग 2015 के करीब से ज्यादा एक्टिव हुई है। तो इन माई 2017 अटेम्प्ट मैंने ये चीज काफी की थी, तो उसमें मुझे हेल्प भी मिली थी इन चीजों की। और आप कई बार सजेस्ट क्या होता करेंगे, है लेकिन इनमें, सर एक सवाल था, आप सजेस्ट हाँ करेंगे कि जो इसमें इसमें जो एस्पिरेंट अभी अटेम्प्ट नहीं, मतलब जो सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ा नहीं है, वो अभी आकर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को वो जाकर के सॉल्व करने की कोशिश करे या वहां से मटेरियल एज अ मॉडल आंसर या किसी दूसरे का आंसर कॉपी करे और उसको याद करे, बशर्ते कि वो अभी जो पढ़ाई कर रहा है जो पर्टिकुलर बिल्कुल मॉड्यूल उस पर फोकस करके वो आंसर्स को लिखे, कौन सा अप्रोच सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक और जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक अंदर जो डायलेमा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी प्रिपरेशन शुरू ही हुई है, अभी हमने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो इज इट राइट कि हम अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दें, कि हम पहले पूरा कंप्लीट कर लें फिर हम उसके बाद आंसर राइटिंग करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग क्या कई बार इसमें ना पैसिव फेज में रहते हैं कि पहले हो जाने देते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग से आप जो पढ़ रहे हैं वो भी इम्प्रूव होता है। आपको ये चीजें पता चलती कि हमें क्या क्या चीजें और पढ़ने की जरूरत है ना, किस तरह से हमें इसको टॉपिक को अप्रोच करना है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से सर वेट करने की उस चीज जगह को कि भी हम पूरा सर कंप्लीट कर लें। सर उस चीज को वो गैप कवर करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर सवाल पोस्ट हो रहे हैं तो उसको करें। अगर सर हम एक दिन में आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मैं पहली बार या दूसरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ पॉलिटी की, और मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पोस्ट हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मेरे पास मटेरियल नहीं होगा इकोनॉमिक्स का अटेम्प्ट करने के लिए। बशर्ते कि अगर पॉलिटी में पढ़ रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर कुछ आया है तो मुझे ट्रेंड भी मनोरंजन समझ में प्लीज, आएगा। हेलो मनोरंजन, पहले आंसर पूरा सुन लो फिर दूसरा सवाल करो। अब आंसर भी नहीं सुन रहे हो पूरा, मतलब कोई बहुत जल्दी में हो तुम। let the first answer complete and then and you I mean others are also there, let them also ask। ठीक है, यस आंसर यस खत्म होने के बाद ही सवाल खड़ा करो। हाँ जी प्लीज।
हेलो। तो जैसे मैं सर इनकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट में हमने क्या किया था, हम लोग 3 दोस्त थे, तो हम लोग क्या कहते थे कि कई बार क्या है, आपको लगता है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है ज्यादा, लेकिन जो क्वेश्चन वो डालते हैं आपको साथ में कोई न्यूज का लिंक भी डाल देते हैं, साथ में डालते हैं तब उसका लिंक डाल देते हैं। तो टू बिगिन विथ व्हाट यू कैन डू कि आप उस दिन के आंसर्स आप उसके क्वेश्चन देख लो, उन्होंने जो लिंक उसके साथ रेफर किए हैं वो भी आप रेफर करके उसमें आर्टिकल पढ़ लो। ठीक है, कई बार जैसे आपको आर्टिकल देखो, कुछ चीजें तो होती है आपके कोर थियरी से रिलेटेड होती है, वो पार्ट हो सकता है आप एकदम से नहीं कर पाओ जब तक आप वो सिलेबस कंप्लीट ना कर लो, लेकिन कई सारी चीजें होती है जो करंट अफेयर्स बेस्ड होती है। तो करंट अफेयर्स बेस्ड जो चीजें हैं वो टॉपिक आप आर्टिकल से पढ़ के भी समझ सकते हो कि हाँ ये टॉपिक की डिमांड ये है एंड दिस दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दिस पॉइंट। तो आप पहले दिन है ना आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप यू कैन राइट द आंसर्स टू दोस क्वेश्चन। तो आपने पहले दिन टॉपिक पढ़ लिया, जो उसके साथ रिलेवेंट आर्टिकल्स थे वो पढ़ लिए, फिर आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि सुबह जब भी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, जैसे मैं 9-10 बजे सुबह ब्रेक लेता था, तो 10 बजे मेरा ये था कि 10 से 11 में वो आंसर्स लिखूंगा, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं और उसका आंसर तब अपन उसी समय लिख देते हैं। तो इससे 2-3 फायदे होते हैं मैं बताना चाहूंगा। एक तो चीज है कि आपके कंटिन्यूअसली नोट्स बनते जाते हैं, क्योंकि जो आंसर आप लिख रहे हैं उसको आप उसी तरह से लिखिए जैसे आप यूपीएससी में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इंक्लूड फ्लो चार्ट्स इन इट, है ना, you have to include diagrams in it. These things are very important and you have to write a good introduction as well as conclusion. जो भी डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं that also you have to include in it. तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उससे अच्छे एक नोट्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे इट इज ऑल्सो हेल्पफुल। प्लस ये सारे टॉपिक पे आप डेली अपनी आंसर राइटिंग करते जा रहे हैं, डेली प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, तो दिस अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपको लास्ट में प्रेशर कम होता जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर आई एम गेटिंग सर। हाँ, तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। हाँ सर, दिस इज रूपल हियर। कांग्रेचुलेशंस सर। या प्लीज रूपल प्लीज, थैंक यू। सर मुझे सर जीएस से रिलेटेड एक डाउट था कि सर आप जीएस के जब नोट्स बनाते थे तो हाउ डू यू एक्चुअली, मतलब अगर जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक लिया तो उसमें आपको करंट अफेयर्स से भी उसको लिंक करके, अगर हम एक फाइनल नोट बनाएंगे तो करंट अफेयर्स से भी लिंक करना है, या जैसे भी आप कैसे उनके नोट्स बनाते थे, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो एग्जाम्पल, मतलब उसके कैसे आप नोट्स कैसे अप्रोच करते थे? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम में सक्सेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नोट मेकिंग। आपके जितने अच्छे नोट्स हैं ना उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। आपने जो पढ़ा है दैट इज रिलेवेंट। जैसे सर हमेशा ही बोलते थे कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी परफॉर्म्स बेस्ट जब सबसे कम गैप होता है, क्योंकि अगर आपने नोट्स अच्छे बनाए हैं तो बहुत कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये दूसरे ऑप्शन में लग्जरी नहीं है। तो हम यहाँ पे मिस्टेक जनरली मैंने देखी है कि सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, जैसे जो भी हमने बुक में पढ़ा, जो भी बुक में है या जो भी नोट्स में है, एज इट इज हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग वो चीज होती है कि हम बहुत ही समराइज में अपने नोट्स बनाए। मैंने ये चीज रियलाइज की जब मैंने अपने जो फ्रेंड्स जिन्होंने अच्छी रैंक लेके आए, जब उनसे इंटरेक्ट किया, उनके साथ में बात की, तो ये चीज मैंने रियलाइज की कि उनके नोट्स बहुत ही ब्रीफ होते हैं। क्योंकि इनफैक्ट मैं बाद में मैंने इस तरह के नोट्स बनाए थे कि इनफैक्ट जो एक पेपर से दूसरे पेपर का गैप होता था उसमें भी अपने नोट्स रिवाइज कर पाता था। ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ही ब्रीफ था। और मैं एंड में उनकी इंडेक्स बना लेता था पूरी। तो मुझे इनफैक्ट इंडेक्स में भी मैं उनके शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक्स बना के रखता था। तो एक चीज जो हमारा कई बार ना स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन देयर इज अ मिसकंसेप्शन आई यूज्ड टू आल्सो हैव कि इन दिस एग्जाम यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, you just have to understand everything and there is no need to memorize anything. This is something which is not true. I have found कि एग्जाम से रिलेवेंट ये चीज पूरी तरह सही नहीं है। आपको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आप जितना रिटेन कर पाओगे उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में फाइनली आपको लिखना ही है, आप वहाँ पे समझा नहीं पाओगे। और यू नो कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी होता है, टाइम की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। तो अनलेस कि आपके पास नोट्स हैं बने हुए जिनसे आप रिवाइज कर सकते हो और उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हो,
तब तक आपके जो पढ़े हुए की रिलेवेंसी कम हो जाती है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि बहुत ब्रीफ में जो टू द पॉइंट्स नोट बनाइए। आपको पूरा डिटेल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सर इसमें आप फिर प्लीज लेट मी कंप्लीट वंस। हेलो, या प्लीज लेट मी कंप्लीट वंस, फिर आई विल कम टू योर क्वेश्चन। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट अपने नोट्स बनाइए, उसमें फैक्ट एंड फिगर इंक्लूड करिए कीजिए, और जो भी चीजें आपको लगता है कि दिस इज वर्थ मेमोराइजिंग उसको कंप्लीट करिए। और हो सके कहीं पे निमोनिक्स बना सके आप, तो निमोनिक्स बना के उनको रखिए, तो आप जब वापस से रिवाइज करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी टू यू। तो इस तरह से आप नोट मेकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। So someone was having some other question? Thank you, sir. Actually, sir, you had just said that recently the trend in UPSC has been running that it's not just this year's current affairs that's important, it's also maybe previous year. So basically 2 years or 3 years. So for the students who are appearing fresh, I mean, so I have just started preparing and I'll be appearing next year, 2021. So for such students, how would they get an idea about the current affairs that have been there, the important ones that have been there in 2019, let's say. So for that, I was thinking that maybe the Vision IS mains that they published, right, mains 365, that would give an overview of the important events that have happened for each syllabus topic in 2019. So would that be enough, or how would you, like, if you were in such a situation, how would you approach it? So right. So again, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा ही अटेम्प्ट था, क्योंकि पिछले एक साल 2018 में मेरा पूरा ब्रेक हो गया था एंड आई जॉइंड दी सर्विस। और सर्विस की ट्रेनिंग पुलिस की आप लोगों को पता ही है कि इट्स वेरी टफ, तो वो सारा पार्ट मेरा चल ही रहा था। सो आई वाज नॉट इन वेरी मच टच विद दी डे टू डे हैपनिंग्स। तो फिर वही मैंने आपको बताया कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो करंट इस साल का है वो तो आप कंप्लीट कर ही रहे हैं, कई सारी चीजें जो एक पहले से न्यूज में चल रही हैं वो वापस रिपीट होती जाती हैं। तो अगेन दीज टॉपिक्स विल अगेन बी न्यूज, तो आप उनको वहां से कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बताया पहले, कि आप कोशिश कीजिए कि टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करें। तो जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल एनजीओ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप फिर इंटरनेट पे ये सर्च कीजिए कि एनजीओ में एनजीओ इन न्यूज कौन कौन सी रही। अभी रिसेंटली जैसे अगर गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले FCRA गाइडलाइंस में बैन किया था, तो अगर आप इंटरनेट पे वो टॉपिक सर्च करेंगे तो इनफैक्ट इंटरनेट पे तो पुरानी न्यूज भी आ जाती है सारी, तो यू विल गेट दोज न्यूज ऑल्सो। तो आपको रादर देन सिर्फ वैसे डायरेक्टली प्रिपेयर करने के, आपको ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ना सिर्फ करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, बट हमें सिलेबस कंप्लीट करना इज आवर मोर प्रायोरिटी। ये नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी किसी भी कोचिंग के करंट अफेयर से क्वेश्चन पेपर बनाती है। वो क्वेश्चन पेपर बनाती है सिलेबस से, सिलेबस से जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेवेंट जो चीजें न्यूज में हो रही हैं या फिर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मुझे लगता है इसके लिए हमें टॉपिक वाइज सर्च करके प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बहुत टाइम भी नहीं लगता, आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो आपको रिलेवेंट बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो पिछले हो सकता है 2-3 साल में न्यूज में रहे हों, तो वो आप टॉपिक सर्च करिए और उस पर वो इंक्लूड कर लीजिए। तो इसलिए आप टॉपिक वाइज जब नोट बनाएंगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। आप मान लीजिए 2 पेज की जगह छोड़ दी, तो आप वहीं पे वो टॉपिक जो न्यूज में रहा उसको कर लीजिए। तो इसकी पूरी डिटेल्ड प्रिपरेशन होती जाती है। Does this answer your question? Yes, it does. Why I took the name of means 365 is you just said, right, that for a particular topic, we can go and surf the internet as to what are the major news that have been there. So Google will automatically have those important things. So I was thinking that maybe that could be time consuming for particular topics which are really diverse. Let's say for example, environment, right? Right. In that you cannot do much. Correct. So I thought. But what I used to do, some things which are very helpful. Okay. Yeah, you can search some particular keywords. You can search Supreme Court judgment, so you will get major Supreme Court judgment. There are several PDFs also available these days on many platforms. So Telegram वगैरह पे भी
पिछले 3 साल के जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से हैं, यू कैन सर्च दैट, यू कैन सर्च विद रिगार्ड टू सम पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑल्सो कि इसमें कुछ पर्टिकुलर एक्शन हुआ था क्या, मतलब ऐसे कुछ कीवर्ड डाल के, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ कीवर्ड, यू कैन सर्च थ्रू दैट कीवर्ड, तो पिछले 2-3 साल में क्या हुआ, सेडिशन इज द कीवर्ड, सो यू कैन सर्च थ्रू दैट, सो यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स आल्सो इन दोस बिग टॉपिक्स ना जहाँ पे बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, वहाँ पे आप कीवर्ड्स ये सर्च कर सकते हैं. Yeah, sure. Thank you, sir. This was really, really helpful. Hello, sir. Thanks a lot. Hello. सर आपकी Yeah, please carry एथिक्स on. स्ट्रेटजी. हेलो. Yeah, आप प्लीज कैरी ऑन, आपकी आवाज आ रही है. एथिक्स की स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं क्या? आपने किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए और क्या सोर्सेज यूज किए एथिक्स के लिए? Again, like people say कि ethics ऐसे हैं optional. These are the areas one should focus on more. So ethics definitely is a very important paper. और ethics में मैंने बहुत हाई 124 मार्क्स की स्कोर किए हैं और प्लस 100 के करीब भी मेरा स्कोर रहा है, तो ये आपको काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं एथिक्स के मार्क्स. तो एथिक्स में 2-3 चीजें जरूरी हैं कि पहली बात, अगेन कोई भी चीज हो तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, और आप कोई भी नोट रेफर कर रहे हैं दैट डजंट मैटर मच. जैसे जनरली सब लोग लेक्सिकन रेफर करते हैं, मैंने अरिहंत की बुक भी रेफर की थी, तो मैंने उससे अपने बेसिक नोट्स प्रिपेयर किए थे. और सबसे जरूरी है हर एक टॉपिक को समझना. इंटीग्रिटी फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ते हैं तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी, अपनी पर्सनल लाइफ में आपको क्या उस चीज का रेलेवेंस लगता है, मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहली चीज आप सर्च करिए इंटरनेट पे. उसका हो सकता है कि आप कई बार ना हम लोग का लैंग्वेज बैरियर भी होता है कई लोगों का, तो हम लोग पहले उसको ट्रांसलेट कर लें वर्ड को अच्छे से. अगर ट्रांसलेट करके हमें ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो हमें हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी देख लेना चाहिए और उसको मतलब एक इंटरनलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए. अपनी लाइफ में हम एग्जांपल्स सोच सकते हैं कि कहाँ पे हमने इंटीग्रिटी का कोई एग्जांपल देखते हैं या कहाँ पे हम ऑनेस्टी का एग्जांपल देखते हैं. तो ये सारे जो कीवर्ड्स है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनलिज्म, है ना, बीइंग इन सर्विस, समटाइम्स इट इज इवन इजियर कि आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पाते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो चीजें आप देख रहे हैं उससे यू गेट लॉट ऑफ आइडिया कि ये सारी चीजें कहाँ पे सही हो रही है, कहाँ पे गलत हो रही है. तो मुझे लगता है पर्सनली, rather than a bookish answer, UPSC expects you from you a more personal answer. या आपने जो उस टॉपिक को समझा है उसमें पर्सनल लाइफ की चीजें इंक्लूड होना जरूरी नहीं है, आपने लेकिन कैसे इंटरनलाइज किया, मुझे लगता है उसका बहुत रेलेवेंस है. प्लस अगर आप एग्जांपल्स अच्छे कोट कर सकते हैं तो दैट एड्स अ लॉट टू योर आंसर. तो मुझे लगता है जो डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज मोर बाय दिस एग्जांपल्स as well as your personal life experiences that you share in this. तो इन टॉपिक में हमेशा मुझे लगता है ये कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को इंक्लूड कर सकें. और ये तभी होगा जब कोई ना हम कोई भी बुक पढ़ लेंगे तो क्लियर नहीं होगा. सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, टॉपिक का मतलब समझिए और फिर उन मतलब के बेसिस पे नोट्स बनाएंगे. फिर कुछ भी करंट अफेयर्स आ रहा है, आप जीएस के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, हो सकता है कि वो एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, तो यू एड दिस टू योर एथिक्स नोट्स ऑल्सो, दैट वे इट विल बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव. अब इस साल तो जैसे काफी सारा डीएस टाइप का ही पेपर हो गया था, तो हमें ऐसे पेपर में और करंट अफेयर्स की रिलेवेंस बढ़ जाती है. तो यू शुड इंक्लूड द डे टू डे हैपनिंग्स आल्सो इन योर दिस एथिक्स पेपर. So I think that is very helpful in this. Okay, thank you, sir. Sir, and what is your strategy about essay writing and when you started? Sir, please I can get the last part of it. philosophy. She asked about Hello, can you please essay repeat the writing question? strategy. She asked about essay writing. Okay, essay writing strategy. Okay, fine. So essay writing again ऐसे बहुत जरूरी है और ऐसे में काफी मिस्टेक्स भी करते हैं लोग. काफी सारी उसमें काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहली चीज तो आप कौन सा ऐसे चूज कर रहे हैं. थैंकफुली पहले एक ही ऐसे होता था, अब 2 ऐसे होते हैं, तो ये ज्यादा अच्छी है कि हम 2 ऐसे में से चूज करें, बिकॉज एक ऐसे आप बहुत अच्छा नहीं भी लिख पाते हैं तो एटलीस्ट आपको कवर अप कर सकते हैं दूसरे ऐसे में.
तो एक ये चीज बहुत अच्छी है। तो पहली चीज तो टॉपिक कौन सा चूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज कि आप कैसे उस ऐसे को फ्रेम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस से जो आप लोगों को जो चीज शेयर करना चाहूंगा कि पहली चीज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस ऐसे पे बहुत कॉमनली बहुत लोग लिख रहे होंगे तो हमें ये चूज नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि सब लोग इस पे लिख रहे होंगे तो हम ना लिखें। हमारा टॉपिक वो होना चाहिए जिसमें हम बहुत थरो हों। हम अगर किसी में कंफर्टेबल हैं किसी टॉपिक में तो हम उसी पे लिखें। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी जीएस की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस के साथ ही शुरू हो जाती है और शुरू हो भी जानी चाहिए। कोई भी टॉपिक है कोई भी आंसर है उस पर आपको ये होना चाहिए कि इस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो उसके लिए किस तरह से आपने पूरे आंसर को डेवलप करना है, पूरे ऐसे को डेवलप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे कि जनरली जो सोशल इश्यूज वाले टॉपिक्स होते हैं तो उनमें कई सारे टॉपर्स ने भी जो स्ट्रैटेजी बताई है कि कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। उसमें सोशल एंगल भी हो गया, पॉलिटिकल एंगल भी हो गया, इकोनॉमिकल एंगल भी अगर कुछ है इकोनॉमिक से रिलेटेड तो वो भी हो गया, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हो गया, है ना। और अलग अलग फील्ड में जैसे लीगल एस्पेक्ट भी हो सकता है उसका हो। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अपना ऐसे जितना कॉम्प्रहेंसिव हो सकता है, जितने सारे हम डायमेंशंस उसमें देख सकते हैं वो डायमेंशंस कवर करना जरूरी हो जाता है मेरे ख्याल से। तो कोशिश ये कीजिए कि मैक्सिमम डायमेंशंस हमें कवर कर पाए, ठीक है। और दूसरी चीज कि हमारे ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ही चीज जो है, सबसे रिवॉर्ड भी जो सबसे ज्यादा करती है वो होता है कि आपका फ्लो। ऐसा नहीं कि आपका ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक पार्ट लिख दिया फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दिया नेक्स्ट पैराग्राफ में, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दिया और चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड ही नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स यू डेवलप विद एक्सपीरियंस। तो जितना जल्दी आप ऐसे राइटिंग शुरू कर देंगे, आप पहला ऐसे मान लीजिए डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट वीक में पहला ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी, तो नेक्स्ट वीक जब आप लिखेंगे तो आपको पेन ही नहीं चलेगी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, है ना। तो ये चीजें जब तक आप 5-6 बार कर नहीं लेंगे ना तब तक आपका मतलब जो बोलते हैं ना कि हाथ आपको खुलेगा नहीं, तब तक आप ठीक से ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो ऐसे लिखना, है ना। और उसके बाद स्टार्ट करने के बाद अपने पूरे ऐसे को एक फ्लो में करके रखो। इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छा टॉपिक, आपको कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर ऐसे राइटिंग। आप उनमें देखो ना कि वो कितना अच्छा फ्लो बना के लिखते हैं, उनकी हर एक चीज कनेक्टेड होती है। अगर जैसे वो कोई पॉइंट मेंशन कर रहे हैं तो कई बार जैसे फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दिस, सेकेंडली दिस, मतलब आप ये बहुत बेसिक तरीका जो है वो ये हो सकता है ना। सेकेंडली मतलब अपन कई सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जिनका आप यूज करके एक पैरा को दूसरे पैरा से कनेक्ट करते हैं, है ना। आपने एक कोई स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस बना ली कि आगे मैं ये देने वाला हूँ, और उनको एक फ्लोइंग पार्ट में कि अच्छा ये पार्ट में तो है बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो देयर, whereas this is so but we can also do this। तो इस तरह से आप जब डिफरेंट पैराग्राफ्स को लिंक करते जाते हैं ना तो देन यू आर एबल टू राइट अ बेटर ऐसे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम एक फ्लो की तरह ऐसे इतना बनाए। तो ये सब चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसमें भी मैं कहूंगा कि अगेन यू कैन रेफर टू ऐसे बाय मेनी टॉपर्स जो कि कई सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी कुछ ऐसे जो लिखे थे मैं आई वुड शेयर विद सब, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से हम फ्लो बना सकें। तो ये चीज जरूरी है कि कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। एक ही चीज की बहुत डिटेल में जाने से अच्छा हम एक बड़े डोमेन को, एक ब्रॉड डोमेन को कवर करें, वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज की एक फ्लो में होना चाहिए। थैंक यू सर। सर फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ ऐसे होते हैं उसको कैसे टैकल करना? हाँ, तो फिलोसॉफिकल एसेज में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उस टॉपिक में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो हमें वो टॉपिक चूज करना चाहिए, क्योंकि दीज एसेज कैन बी वेरी मच रिवॉर्डिंग, और या फिर हो सकता है कि वो आपका मतलब पूरा स्कोर खराब भी कर दें। तो आपको सबसे जरूरी चीज है आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है आप 2-3 बार टॉपिक पढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी सिंपल टॉपिक चूज कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपने उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाए टॉपिक का, तो आप ऐसे जो लिखोगे उसका भी मीनिंग आपके टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो सबसे जरूरी होता है फिलोसफिकल एसेज में कि आप उसका मीनिंग समझ पाए।
और अब जनरली यूपीएससी ये करने लगा है कि हो सकता है कि वो 3 टॉपिक्स दिए तो तीनों फिलोसफिकल टाइप के टॉपिक्स हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप इन चीजों के मीनिंग समझिए, है ना, और उनको करंट जो डे टू डे हैपनिंग्स है उनसे भी लिंक करिए। सिर्फ मीनिंग तक ही नहीं है, उनको कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, तो मान लीजिए ऑनेस्टी पे आ गया तो आप उसको लिंक कर सकते हैं किसी से, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से, करप्शन इन पॉलिटिक्स से, है ना, ये सारी चीजें आप उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। टॉपिक अच्छे से समझिए, फिर उसके अपने आसपास की सराउंडिंग से उनको लिंक करके पहले एक ब्रीफ आउटलाइन बनाइए। कभी भी ऐसे लिखना कभी भी डायरेक्टली शुरू नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले रफ नोट्स बनाओ। पहले रफ नोट्स में जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जिसको कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पहले, इसमें अलग अलग तरह से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। सबसे पहले लेवल पे क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उससे रिगार्डिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कहीं से भी कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली चीज ये हो गई। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी चीजें दिमाग में आ रही है आपने वो सारी नोट डाउन कर ली। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा कि आप 3-4 क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए कि व्हाई दिस, है ना, व्हाट डू आई मीन विद व्हाई दिस, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस, हाउ कैन दिस बी इम्प्रूव। कोई भी टॉपिक है, इसमें आपको 5-6 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं दिमाग में, तो वो क्वेश्चन आप दिमाग में फ्रेम कर लीजिए और फिर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से जब आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो मल्टी डायमेंशनल वे में आप उस टॉपिक को अप्रोच कर पाओगे, और इस वे में आपका जो आंसर, आपका जो ऐसे होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा, सारे पॉइंट कवर भी करेगा, प्लस आपको ज्यादा अच्छे रिवॉर्डिंग मार्क्स भी दिलाएगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज दी स्ट्रैटेजी जिसपे आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। आप मान लीजिए ना कि वीकेंड पे मैं सिर्फ ऐसे लिख लूंगा या सैटरडे को सिर्फ ऐसे लिख लूंगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होता है उस दिन मैं एक ऐसे लिख दूंगा अभी। टू स्टार्ट ऑफ विद यू कैन राइट 1 essay डेली एवरी वीक, एंड लेटर बीच में आप थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ समय आप डिसाइड कर लीजिए कि एक मंथ में एक संडे को मैं 2 ऐसे और दूसरे संडे को मैं 2 ऐसे लिखूंगा। तो इस तरह से यू कैन गो अबाउट योर ऐसे प्रिपरेशन। Okay, sir, this is Bala. Hello, sir. Sir, Sir, actually, this is Bala. Malesh. Hello. Sir, this is Yeah, Bala. Bala, please First of continue all, with your question. first of all, I'm very congratulating you for your kind of success. So, Thank you so much. like I have doubt in the GS1. In the GS1 geography and history, like you are saying that we have to make the notes, like because in the syllabus they have mentioned only like physical and like they didn't mention clearly like polity and economics. Like in the history also they mentioned it as post-independence, modern independence, like that. So how do we have to make notes regarding that, and how do we have to link with the current affairs? Can you please tell me? Right. Again, this is a very important question, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं स्टैटिक वाले टॉपिक्स, एक तो सिलेबस इसका बहुत यूपीएससी ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है कि मतलब इट कैन इंक्लूड वर्चुअली एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मतलब कंसाइज होने की जरूरत है कि समटाइम इट हैपेंस कि आपने हिस्ट्री कंप्लीट करने में ही बच्चों के पूरे 6 महीने लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो हम बाकी टॉपिक्स कवर ही नहीं कर पाते। तो इसलिए सबसे जरूरी मेरा, क्योंकि पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मैंने ऑप्शनल के लिए डिटेल प्रिपरेशन की थी, तो फॉर मी ज्योग्राफी में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो मैंने नोट्स बनाने के लिए कहा वो आपको मेनली करंट अफेयर्स टॉपिक्स के लिए बनाने के लिए कहा। कई लोग जैसे स्टैटिक टॉपिक्स के लिए भी नोट्स बनाते थे, बट मुझे कई बार वो लगता था कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। मैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत से मैंने अलग से नोट्स बना के नहीं रखे, हिस्ट्री में जरूर, क्योंकि मुझे हिस्ट्री थोड़ा टफ लगता था, तो मैंने हिस्ट्री के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अलग से। लेकिन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में जिसमें आप उसी से रिवाइज करना ही है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप क्या कीजिए कि वहीं पे स्टिकी नोट्स लगा के वहीं पे शॉर्ट में ब्रीफ में कोई पॉइंट लिखना हो तो वहाँ पे लिख लीजिए, हाईलाइटर से वो चीज़ हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो पूरा लगभग रिवाइज करना पड़ेगा आपको प्रीलिम्स के लिए। तो जो टॉपिक्स आप पूरा बुक से पढ़ रहे हैं उसके पूरे नोट्स बनाना मुझे लगता नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फिजिबल भी है ना। जो चीज़ें आप बार बार बुक से नहीं पढ़ेंगे उन चीज़ों का नोट्स बनाना चाहिए।
और जो चीजें आपको टफ लग रही है उन चीजों के नोट्स बनाना चाहिए। तो उनमें कैसे हम हाउ टू गो अहेड विद दिस, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको एक तो सोर्स आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए क्लियरली। सबसे पहली बात ना, बहुत सारे सोर्स पे मत जाइए, डिसाइड योर सोर्स एंड बी थरो विद इट। जैसे मीन्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली बुक है, दैट इज वेरी हेल्पफुल विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें से जो आपको ब्रीफ लग रहा है एज ब्रीफ एज पॉसिबल नोट्स बनाइए। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी अगर आप जैसे कोई ऑलरेडी कोई बहुत शॉर्ट नोट्स ही रेफर कर रहे हैं तो उन नोट्स में ही आप हाईलाइट कर लीजिए, उसी में बना लीजिए। उन्हीं को अगर आप वापस रिवाइज कर सकते हैं तो उन्हीं को ही बना लीजिए। उनका वापस बार बार डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मत कीजिए। मेरा कहना है कि हम ना एक बार बुक से पढ़ लिया फिर उनके नोट्स बना लिए, तो उसमें से कई बार और फिल्टर करके छोटे नोट्स बना लेते हैं। तो ये दिस इज आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज। आप बुक से पढ़ रहे हैं, उस बुक में अगर आपका सब कुछ कवर हो रहा है तो जीएस के लिए कुछ टॉपिक्स के लिए आप मतलब हर बार नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, उसी में हाईलाइट कर लीजिए, उसी में नोट्स स्टिकी नोट्स चिपका के वहीं पे नोट्स बना लीजिए। जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं उनके आप नोट्स इस तरह से बनाएंगे, अभी जो जीएस के बाकी पॉइंट्स के लिए हम करते हैं कि निमोनिक बना के, तो आप निमोनिक बना के उसके नोट्स बना सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक है जैसे फॉर सम टॉपिक्स फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये देख लिया, हिस्ट्री में देख लिया कि 1857 की स्ट्रगल है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। तो उसमें हम लोग की मिस्टेक क्या होती है कॉमनली, जैसे मैं भी बिगनिंग ऑफ दी प्रिपरेशन में वो चीज रियलाइज करता था कि हम लोग ना उस क्वेश्चन को बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में लेते हैं, हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करते। मुझे लगता है ना बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी होती जा रही है यूपीएससी। तो आपको कोई भी टॉपिक में पूछा है तो यू शुड इंक्लूड ऑल दी एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे, पास्ट में जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या रहे, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या रहे, कंटेंट जो एकदम इमीडिएट कॉज क्या रहा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जब आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें फिट इन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो आप कई बार ना कोशिश करिए नोट्स बनाएं, तब भी ये चीज का ध्यान में रख के बनाएं कि मैं एक ब्रॉड पिक्चर पूरी तैयार कर लूँ, उसमें अपने नोट्स फिट करूँ, दैट वुड बी इजियर फॉर यू। अब जैसे मैंने ये टॉपिक बोला तो आपको पता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे ना, पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी, या फिर एक आप ये कर सकते हैं कि इशूज ऑफ सोल्जर्स, ये सब हेडिंग भी हो गई, जिसमें आपको आ जाएगा कि उनको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था, ये फैक्टर आ जाएगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो वहाँ अवध रीजन में जो भी अपील्स हो रहे थे वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कर लेंगे ना तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो आप नोट्स की इस तरह से बनाइए कि एक ब्रॉड आउटलाइन उसमें आ जाए और उसके अंदर जो डिटेल्स है फाइन डिटेल्स को अंदर फिल कर पाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you very much. हेलो सर। Hello, sir. Malyash this side. सर Hello. So yeah, please speak one by one, please. So who is this? Yash? Hello, Malyash. Sir, Malyash this side. Okay, Malesh. Yeah. Sir, Please sir, carry on with your question. sir, I had a question related to anthropology revision. Like we are 1 month down with our coaching, and we have been taught some chapters. So how to revise those topics in chapters which we have been taught during the coaching time? I mean, our coaching is going on right now. So how to revise the previous topic? Right. Like we need to write the answers, or going through them once is enough? So right, this is again जो प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी अपनी प्रिपरेशन फेज में। यू आर आल्सो फेसिंग द सेम इशू। आई थिंक लाइक सर ऑलवेज सेज कि जो भी हमें whatever topic we have in hand, try to complete it that day only. After end of every topic, sir gives us several questions. You have to write these questions, and it's best to get your answers checked with sir. I made this mistake. I think that I could not be very regular with the answer writing thing which sir used to give, and I had to work extra hard during the mains preparation phase to complete the part which I lagged earlier. So best thing is you should go about
completing the topic as soon as sir completes it in the class. You go home, revise the topic, and you try to refer some other sources also which sir has mentioned. If some book sir has mentioned कि book से आप वो topic complete कर सकते हैं, तो try to refer that book, try to complete that topic. Or if you want to further summarize the topic again, तो सर के नोट से और जो उन पॉइंट से मिला के you can make a very summary notes of it. ये these all things will be very helpful when you revise. क्या होता है कि अभी तो सर ने पढ़ा दिया, after some time you'll realize कि things are starting to slip from your mind. This will not happen if you will complete that topic at that time only. Sometime along with GS it's not possible, but since you guys are in the earlier phase, you can devote more and more time to your optional preparation, because that is going to reward you even more. And I would say rather, the anthropology is very helpful in your GS preparation also, because the answer writing you do in this subject, the approach you have to use in this subject is very helpful in all the GS papers. As I said, it is the most comprehensive of subjects. You have to include multiple dimensions in it, and that is what is required in GS papers also. So in the beginning part, try to devote as much time for your optional preparation. So this time it's better कि you complete the topic then only, and then you write the answers for this also at the same time. Thank you, sir. So I have the question. So how you prepare your optional notes? Are you done some extra work on them after the class, और मतलब कैसे आपने सिलेबस वाइज किया, टॉपिक वाइज किए, कितना एडिशनल वर्क उन पे करना पड़ा, और जो मॉडल आंसर आप फ्रेम करते थे तो क्या अदर सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती है? लाइक वी आर रीडिंग theories and the content which we read from one source is we feel sometimes not enough, so we need to read another. So उस टाइम कंफ्यूजन होता है कि हम लोग आंसर्स फ्रेम कैसे करें, लाइक लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है सोर्सेज की. के समय पे सबसे पहली बार जो सर ने क्लास में always keep that as your base. सबसे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को सबसे इजीली समझने में सर के नोट्स और सर ने जो क्लास में पढ़ाया है, दैट इज वेरी हेल्पफुल. तो सबसे पहले उसको अपना बेस बना के रखिए. सर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरा टॉपिक डिटेल में समझा देते हैं. कुछ टॉपिक्स जो सर ने नहीं पढ़ाए थे और वो मैं अटेंड भी नहीं कर पाया था, तो उनमें मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी. तो उनमें कई बार वही जो आपने बोला कि प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग नोट्स में बेस्ट सोर्स टू रेफर इज इग्नू नोट्स, इग्नू और ईपीजी पाठशाला. तो यहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक्स के नोट्स मिल जाते हैं इजीली. जो टॉपिक्स आपको ठीक से कवर नहीं हो पा रहे हैं या आपको जहाँ पे कोई कमी लग रही है, तो मेक दैट एज योर बेस. और कहीं पे भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही, अगेन यू कैन गो बैक टू सर, और सर वो चीज को अगेन काफी थरोली आपको समझा देंगे. तो टू प्लग योर गैप्स यू कैन यूज ईपीजी पाठशाला या इग्नू के नोट्स. और इसके अलावा जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डेफिनेटली आप कभी सर तो हमेशा एक्सेसिबल रहते हैं, इवन ऑन द फोन सर बहुत एक्सेसिबल रहते थे, तो आप उनसे कभी भी डाउट क्लियर करवा सकते हैं अपने. Yes sir, thank you sir, I understand. Okay. Sir, this is Kalyan. First of all, congratulations for your success. Thank you so much. Sir, I wanted to ask you about your prelims preparation. Can you share your strategy for your preparation, prelims preparation? Yeah. Prelims is the most important part, I should say, because prelims again आपका नहीं हुआ तो आपकी जो सारी मेहनत है वो वैसी रह जाती है. And luckily for me, in all my attempts, I was able to clear prelims by a good margin. I used to score in the range of 130 plus marks. So prelims is one part which I was every time very comfortable in prelims. हाँ, ये जरूर है कि आपको prelims के करीब आते आते थोड़ा सा डर लगने लगता है कि prelims में how would you able to कैसे परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से. लेकिन prelims में स्कोर करना इजी हो जाता है जब आप दो चीजों पे फोकस कर रहे हो. पहली चीज अगेन जितने ज्यादा अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों,
मैं अगर कई बार जैसे लास्ट ईयर ही मैं जॉब में था तो प्रीलिम्स के लिए अलग से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पाया था। फरवरी में आई गॉट मैरिड और उसके बाद फिर प्रीलिम्स के लिए गैप भी काफ़ी ज़्यादा नहीं था, तो मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में थी, ऑप्शनल भी साथ में था। तो मैंने क्या किया, जो करंट अफेयर्स था उस समय का जो था PT 365, ये मैंने थोरोली कंप्लीट किया। प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई डिड कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। तो हम लोग क्या है, कई बार प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, अच्छी टेस्ट सीरीज, चाहे वो इनसाइट्स हो, विजन हो, या फिर IAS बाबा हो, कोई भी सोर्स हो, आप मैक्सिमम मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि जो आप क्वेश्चन सही करते हैं वो तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, प्लस जो आप गलत करते हैं वो आपको याद ज्यादा रहता है। मतलब इनफैक्ट आप पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दैट टॉपिक डिफिकल्टली इन डिफिकल्ट मैनर जो आपने पढ़े हैं, लेकिन जिनमें आपने गलती की है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो मुझे लगता है जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। जितनी टेस्ट सीरीज होती है उतनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। जितने आप क्वेश्चन जहाँ से मिल रहे हैं, एक जो जो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज हैं, वहां से जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। Thank तो you, आप sir. जो सब पढ़ते हैं, जो बेसिक रिसोर्स, वो तो पढ़ना ही है। आपका स्टैटिक 2 महीने करीब टारगेट लेके चलिए कि 1.5 से 2 महीने पहले तक स्टैटिक आपका कवर हो जाए, आपका डेली न्यूज़पेपर चलता रहे, उस समय तक PT 365 वगैरह आ जाता है। तो PT 365 आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ में आप जहाँ से भी जब भी हो सकता है सारे मतलब नाउअडेज तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल। Hello, sir. Very congratulations on your achievement. Thank you. Sir, if I'm not wrong, you have faced interview like 4 times. Can you share your interview experience with us? Like what kind of questions were asked to you and how did you face that pressure and all? So yes, interview decides your rank definitely in the UPSC exam. So it plays a crucial role. Or in my earlier attempts, I scored marks in range of 165 to 168. So yeah, so इंटरव्यू में अलग से प्रिपरेशन, मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरह से अलग से कोई नई प्रिपरेशन नहीं होती। द प्रिपरेशन ऑफ फॉर इंटरव्यू बिगिंस विद योर GS प्रिपरेशन। तो बेसिकली एज यू मस्ट बी नोइंग, इंटरव्यू के लिए जो UPSC नाम यूज करता है, जो टाइटल यूज करता है, किसी को पता है व्हाट इज? पर्सनालिटी टेस्ट। राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, जो पर्सनालिटी टेस्ट। तो UPSC का बेसिकली जो इंटरव्यू है, दैट इज नॉट एन इंटरव्यू, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरिंग मेंस आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, इन विच यू मेंशन आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने जहाँ से पढ़ाई की है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे, आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं आपकी ऑल थ्रू दीज इयर्स, यू हैव टू मेंशन दीज अचीवमेंट्स। दैट इज पार्ट ऑफ योर डैप। ये डैप सब पैनल मेंबर्स के पास रहता है। यूजुअली द पैनल कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें एक जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, दैट इज हु इज द मेंबर ऑफ UPSC, एंड देयर आर 4 अदर मेंबर्स। तो ये आपका पैनल होता है कंप्लीट। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, द क्वेश्चंस बिलोंग टू अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग बोर्ड के कई बार अलग अलग लाइन पे इंटरव्यू होते हैं, तो इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपसे क्या पूछा जाएगा। बट जनरली अ लार्ज पार्ट ऑफ इट रिवॉल्व्स अराउंड योर बैकग्राउंड। जैसे कि आपका जो वर्क एक्स है, मेरे केस में मैंने टेलीकॉम फील्ड में भी वर्क किया था, तो दैट वाज इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम मैंने अभी करेंटली आई वाज इन पुलिस सर्विसेज, तो पुलिस रिलेटेड इस बार मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उस पर भी, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे आपका जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ना हो। मेरे केस में जैसे एंथ्रोपोलॉजी में, आई डोंट थिंक कि मेरे इसमें कोई एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं था। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अगर आपने प्रिपेयर किया है वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहता है।
तो आप उसको प्रिपेयर करके जाइए। बाकी उनको रियल लाइफ अपने अपने जो डैड से उसको रिलेट करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई हॉबी वॉज टू लिसन टू फोक सॉन्ग। So based on that, and considering that I am from anthropology background, so they asked me a question that what is folklore, and what do you know about folklore, and please mention some of the folklore which are prevalent in your hometown. So these can be some of the questions जिसके लिए आप कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो जनरली जो इंटरव्यू होता है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में होता है। आपको दे गिव यू एम्पल टाइम टू सिट रिलैक्स एंड टू शेयर व्हाट यू हैव इन माइंड। मेरे RN चौबे सर स्पोर्ट मिला था मुझे, एंड सर वाज वेरी कॉर्डियल, ही गेव मी लॉट ऑफ टाइम टू थिंक एंड टू रिप्लाई, और इट वाज इन अ वेरी प्लेजेंट एंड कॉर्डियल सेटअप। So you can bring the best out of your personality, because again it is the test of your personality only. So in that way, interview is a very comprehensive, again it's a very comprehensive exam sort of thing, जहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी में जो भी चीजें अपने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हैं वो बाहर निकल के आती है। So did they ask you anything regarding Ericsson and the telecom sector? So they did not ask me directly about telecom sector per se, but they connected it with the manufacturing in India, telecom manufacturing in India, and like they asked me the question that because I studied from Bhopal, from NIT Bhopal, so they asked me the question that do you think that we can make Bhopal new Silicon Valley? But they did not directly ask me any question with respect to telecom this time. Yeah, in one of my earlier attempts, they asked me a question about optical fiber communication, because I used to work in Ericsson, so I was knowing about these topics, so it was a bit easier for me. But yeah, usually they ask questions with respect to your background, because right now I was in police services, so this was more immediate, and this was one topic in which they could ask a lot of questions, so they were more focused on these options. Okay, actually I have also worked in Ericsson Sector 62. I was in NOC 4th floor and then in network engineering sector, floor 7. Oh, I too was working in Ericsson in Sector 62 only. Thanks. Yeah, that is why I asked this question. Sir, you started your preparation with, like, as a working professional. Sir, how did you manage your time? Sir, like, I wanted to ask, like, this would be my first attempt, and I started my preparation from last December. So, like, what mistakes you shouldn't have done that you could have cleared in your first or second attempt? Okay. So again, just like more than me, sir always tells us that be prepared with your optional subject before you even start thinking about appearing for the exam. So try to complete your optional completely first. And once you are done with your optional, you will get the confidence to appear in the exam. Otherwise, you will, half-heartedly attempt the exam, and again you will be stuck in that cycle. So firstly, complete your optional subject if you have time. मेरे लिए for time उतना ज़्यादा नहीं था. I was working and I was preparing along with that. So what I think I should not have appeared for the 2013 attempt. I should have taken a break. What you can do this कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास अटेम्प्ट्स हैं और एज है, प्लीज टेक अ ब्रेक ऑफ, कंप्लीट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट. सर की प्रिपरेशन से अभी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन गो अबाउट अपेयरिंग फॉर द एग्जाम. एंड सेकेंडली, आई थिंक कि बीइंग इन सर्विसेज, it also makes you more disciplined, because you know that you have limited amount of time. You do not have the luxury of spending your whole day into preparation. That's in a way a good thing also. I was very clear that I will get only this much time, and in that time duration only I'll have to complete my topics. So again, you have to be very, if you are a working professional, you have to be very consistent in your preparation. So make sure that at least 5 to 6 hours are devoted every day to your preparation. Now, since you are studying full time, so it won't be an issue. But if anyone is working, if anyone is thinking of preparing along with work, you can do it, but you have to be very consistent in your preparation. First thing is consistency, and second thing,
go about it as naturally as it goes. मेरे केस में जो मुझे ऑफिस में the time I used to get in my office hours, I used to use that to study my newspaper. Ericsson has a very good cafeteria. You can go and read as many newspapers you want. I used to read Economic Times there, and on my laptop also, when I used to finish my work, I used to read the Hindu also. So at your workplace, if it is possible, you can do at least some part of your preparation, and after coming back, you know that okay, I have this many hours, so I have to complete this much topic in this much hours. Those is important again. You keep the topics in mind. You have to complete. Your preparation should be directional. At the same time, you have to restrict your preparation in a manner of time. You have only these many hours. You have to complete this topic. So you will put all efforts possible to complete that topic in that much hour. So that is in a way helpful for you. Thank you, sir. Any one of you preparing along with work? Yes, sir. Me myself. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there are many who are preparing along with work. So I think anthropology is one optional which gives you this, leeway to prepare along with work, because thankfully the optional syllabus is not very vast as compared to other optional. Secondly, you can revise again and again, and anthropology again is a very interesting subject. Once you develop interest in it, at every moment you can prepare for this subject. So in that way, anthropology is the perfect. Yes, sir. I had Please continue. so I had a request. Could you share a couple of model answers from a couple of topics that you have had prepared, just so that we understand, a different pattern of writing that someone has followed who has cracked the exam, and so. Yeah, I'll share my answers with sir. Currently, I am in my posting location, so I'll ask someone at home to send me those answers, and I'll definitely share it with sir. And probably I'll also share it on some other platforms if you want me to. So definitely, sir ke saath I'll share it, and then you can get it from sir also. Thank you so much. Very, very bad. I told you, firstly you write your own answers and then you compare. This is very couple of. If you rely on somebody's answers, even Aksha's book is there. I told you not to consult till the time you have written answers. I'm not going to reveal to you till the time you have finished your preparation. Yes, sir is very right in this, because once you start reading someone else's answers, sometimes knowingly or unknowingly, you copy his or her style. But this exam demands you to write your own answers. So better you write your own answers first, and then there are infinite number of resources, infinite number of us who have shared their answers also. You can get it easy, but first it's important to write your own answers first and get it checked from sir. That is very important, because the insights sir will give you to every answer. No one else can give you. In fact, I have many seniors in my state services who have studied from sir last 15-20 years ago, and still they remember sir so vividly that we used to study from sir. So no one can correct your answers in a better manner than sir. You try to write your answer and get it checked from sir. This was the mistake I made, that I could not get my answers checked. 15 marks make a lot of difference, a rank list. 10-15 marks more, I would have been in the top 100, who knows, and 10-15 marks less, I would have been out of the list. So try to write your answers and get it checked from sir. Chalo, ab sir ko thank you bolo. I mean, it's really great that Ashutosh is here on the second day and still leaving half the day office and being with us. The only thing is that we didn't relish that much because of this problems of network. And I wish that when he visits Delhi, I'll arrange all solutions and everything that you want.
from him. And meanwhile, I think all of you should thank him. And on my behalf also, the coin is waiting for you. Ashutosh. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm Thank very you, sir. grateful to you, sir. Thank you very much. Thank you, sir, for your time.